हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में अपन ने डॉपलर प्रभाव के दो केस डिस्कशन किए। पहले केस में अपन ने देखा जब स्रोत गतिशील स्रोता स्थिर। दूसरा केस अपन ने देखा स्रोता गतिशील और स्रोत स्थिर। ठीक है बच्चों, तीसरा केस अपन देखेंगे जब स्रोत तथा स्रोता दोनों गतिशील हों। तो थर्ड केस है बच्चों जिसको सी कह रहे हैं अपन, यदि स्रोत तथा स्रोता दोनों गतिशील हों। यदि स्रोत तथा स्रोता दोनों गतिशील हों तो बच्चों इस केस में क्या करेंगे। देखो, आपको पता है फॉर्मूला एन डैश इज इक्वल टू एन वी प्लस माइनस वी ओ अपॉन वी प्लस माइनस वी एस। एन डैश इज इक्वल टू एन वी प्लस माइनस वी ओ अपॉन वी प्लस माइनस वी एस। अब देखो इसके चार केस बन सकते हैं। ये सोर्स है, ये ऑब्जर्वर है, सोर्स ऑब्जर्वर, सोर्स ऑब्जर्वर, सोर्स एंड ऑब्जर्वर। अगर ये जो स्रोत है वो स्थिर स्रोत श्रोता के पीछे गति करे। पहला केस क्या बन सकता है बच्चों, स्रोत श्रोता के पीछे गति करे। दूसरा, श्रोता स्रोत के पीछे गति करे। तीसरा, स्रोत तथा श्रोता दोनों एक दूसरे की ओर गति करें। और या फिर चौथा केस है स्रोत तथा श्रोता दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करें। इन चार केसेस के अलावा कोई केस पॉसिबल नहीं है। अब बच्चों देखो, सभी के लिए मैं एक बार फॉर्मूला लिखता हूं, एन डैश इज इक्वल टू एन वी वी ओ अपॉन वी वी एस। इनके बीच में क्या चिन्ह आएगा ये अपन डिसाइड करेंगे अभी। एन वी वी ओ अपॉन वी वी एस, एन वी वी ओ अपॉन वी वी एस, ध्यान दे बच्चों एक बार। आपको पता है बच्चों इस केस में अपन क्या करेंगे, दोनों के इफेक्ट को एक साथ नहीं देखेंगे। एक बार श्रोता को स्थिर करके स्रोत का इफेक्ट देखेंगे, फिर स्रोत को स्थिर करके श्रोता का इफेक्ट देखेंगे। अब समझो कैसे। जैसे सपोज करो मैंने श्रोता को स्थिर मान लिया, तो आपको पता है कि स्रोत तथा श्रोता के बीच की दूरी घट रही है, और जब यह दूरी घटेगी तो आवृत्ति क्या होगी बच्चों, बढ़नी चाहिए। तो स्रोत का इफेक्ट नीचे आता है तो आवृत्ति बढ़ेगी कब, जब नीचे कौन सा चिन्ह है, माइनस। इसी टाइप से अब इफेक्ट देखते हैं श्रोता का। दूरी क्या होगी, इसको स्थिर माना तो दूरी क्या होगी, बढ़ेगी, तो आवृत्ति घटेगी। आवृत्ति घटेगी तो ऊपर कौन सा चिन्ह आना चाहिए बच्चों, माइनस। अरे अंश कम होगा तभी तो आवृत्ति कम आएगी। इसी टाइप से इसमें देखो बच्चों, इसको मैंने पहले स्रोत का इफेक्ट देता हूं, श्रोता को स्थिर मानता हूं, तो निश्चित रूप से स्रोत श्रोता से दूर जा रहा है, दूरी बढ़ेगी तो आवृत्ति घटेगी। इसका मतलब नीचे आना चाहिए प्लस। फिर मैंने स्रोत को स्थिर किया, श्रोता स्थिर स्रोत की ओर आ रहा है तो दूरी घटेगी तो आवृत्ति बढ़ेगी, तो यहां पर फिर कौन सा चिन्ह आना चाहिए, प्लस। इधर देखो, इसको फिक्स किया, स्रोत स्थिर श्रोता की ओर गति कर रहा है तो दूरी घटेगी तो आवृत्ति बढ़ेगी, नीचे माइनस चिन्ह। इधर देखो, इसको फिक्स किया, श्रोता स्रोत की ओर गति कर रहा है, दूरी घटेगी तो आवृत्ति बढ़ेगी, प्लस। इधर देखो, श्रोता को स्थिर किया, स्रोत दूर गति कर रहा है, दूरी बढ़ेगी तो आवृत्ति घटेगी, तो नीचे आना चाहिए प्लस। इसको फिक्स किया, दूरी बढ़ेगी तो आवृत्ति घटेगी, कौन सा चिन्ह आना चाहिए, माइनस। इस टाइप से बच्चों आपको ये फॉर्मूला लिखना आना चाहिए कि कब प्लस आएगा और कब माइनस आएगा। तो आपको करना क्या है, जैसा अपन ने पहले किया है वैसे के वैसे ही करना। बस ये है, दोनों जब गतिशील हैं
एक बार श्रोता को स्थिर रखकर स्रोत का इफेक्ट देखना है, फिर स्रोत को स्थिर रखकर श्रोता का इफेक्ट देखना है। ठीक है बच्चों, लेकिन इन दोनों केसेस में ध्यान दें, यदि VO बराबर VS हो जाए, यदि बच्चों स्रोत तथा श्रोता का वेग क्या हो जाए, समान हो जाए, अर्थात स्रोत तथा श्रोता दोनों समान चाल से एक दिशा में इधर गति कर रहे हैं और इसमें इधर गति कर रहे हैं, तो मैंने आपको बता रखा है कि जब स्रोत तथा श्रोता दोनों समान दिशा में एक ही दिशा में गति करें तो इस केस में बच्चों ये पूरा फैक्टर कट जाएगा और n डैश की वैल्यू n के बराबर हो जाएगी। और आभासी आवृत्ति वास्तविक आवृत्ति के बराबर होने का क्या अर्थ है कि डॉपलर प्रभाव प्रेक्षित नहीं होगा। यदि श्रोता द्वारा सुनी गई ध्वनि की आवृत्ति वास्तविक आवृत्ति के बराबर हो जाए तो डॉपलर प्रभाव प्रेक्षित नहीं होगा। तो क्या होगा बच्चों, इस स्थिति में डॉपलर प्रभाव प्रेक्षित नहीं होगा। इस स्थिति में डॉपलर प्रभाव प्रेक्षित नहीं होगा। क्लियर है बच्चों। अब देखो इस पर बेस्ड किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, पहले अपन एक क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों शुरुआती दौर पे मैंने ये बताया था कि जब स्रोत तथा श्रोता दोनों समान वेग से एक ही दिशा में गति करें तो डॉपलर प्रभाव प्रेक्षित नहीं होता है। वो यहां से भी क्लियर हो रहा है, जो आपको लिखाया था वो यहां से क्लियर हो रहा है कि डॉपलर प्रभाव वास्तव में प्रेक्षित नहीं हो रहा, क्योंकि आभासी आवृत्ति वास्तविक आवृत्ति के बराबर प्राप्त हो रही है। अब बच्चों ध्यान दो, क्वेश्चन, एक ध्वनि स्रोत तथा श्रोता दोनों एक दूसरे की ओर 30 मीटर पर सेकंड वेग से गति करते हैं। यानी स्रोत का वेग भी 30 मीटर पर सेकंड है और श्रोता का वेग भी 30 मीटर पर सेकंड है। एक ध्वनि स्रोत तथा श्रोता दोनों एक दूसरे की ओर 30 मीटर पर सेकंड वेग से गति करते हैं। यदि स्रोत द्वारा उत्पन्न ध्वनि की आवृत्ति यदि स्रोत द्वारा उत्पन्न ध्वनि की आवृत्ति 300 हर्ट्ज हो तथा ध्वनि का वेग 330 मीटर पर सेकंड हो तो श्रोता द्वारा सुनी गई ध्वनि की आवृत्ति कितनी होगी। श्रोता द्वारा सुनी गई ध्वनि की आवृत्ति कितनी होगी। अब बच्चों ध्यान दें, एन डैश इज इक्वल टू होगा एम। पहली बात तो अपन केस लो, देखो आप, ये आपके पास सोर्स है, ये ऑब्जर्वर है और ये दोनों एक दूसरे की ओर गति कर रहे हैं। स्रोत और श्रोता दोनों एक दूसरे की ओर गति कर रहे हैं, तो क्या बनेगा बच्चों, एन डैश इज इक्वल टू एन वी। अब ध्यान दो, पहले मैं स्रोत का इफेक्ट देखता हूं। देखो एक बात तो ऐसे लिख लें, फॉर वी वी ओ अपॉन वी वी एस। ध्यान दो बच्चों, श्रोता स्थिर है, स्रोत गतिशील है। श्रोता स्थिर है, स्रोत गतिशील है, तो आपको पता है दूरी घटेगी तो आवृत्ति बढ़ेगी, इसलिए नीचे कौन सा चिन्ह आना चाहिए, माइनस। इसको फिक्स करेंगे, दूरी घटेगी आवृत्ति बढ़ेगी, तो ऊपर कौन सा चिन्ह आना चाहिए बच्चों, प्लस। अब यहां आप लिखेंगे 300, ये बनेगा 330 प्लस 20 बटे 330 माइनस 20, सॉरी 30, 330 प्लस 30 और 330 माइनस 30, और ये बनेगा बच्चों 300 इंटू 360
बटे 300, ये कैंसिल हो गया और बच्चों आभासी आवृत्ति आ गई 360 हर्ट्ज। इस टाइप से आपको फॉर्मूला रखना होगा। सोर्स ऑब्जर्वर बनाएंगे, पहले जनरल फॉर्मूला लिखेंगे। अब पहले फिर ध्यान दो बच्चों, पहले ऑब्जर्वर को फिक्स करेंगे और स्रोत का प्रभाव देखेंगे। जब ऑब्जर्वर यहाँ पे स्थिर है और स्रोत स्थिर श्रोता की ओर गति कर रहा है तो इनके बीच की दूरी घटेगी, इसलिए आवृत्ति बढ़ेगी, इसलिए नीचे कौन सा चिन्ह आएगा, माइनस। इसको फिक्स करेंगे तो श्रोता स्थिर स्रोत की ओर गति कर रहा है तो दूरी घटेगी तो आवृत्ति बढ़ेगी, तो कौन सा चिन्ह आ जाएगा बच्चों, प्लस चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, तो ये तीसरा केस था जब स्रोत तथा श्रोता दोनों गतिशील हों तो आभासी आवृत्ति कितनी होगी। अब बच्चों अपन चौथा देखते हैं। डी केस, माध्यम का क्या प्रभाव पड़ेगा। माध्यम का प्रभाव, चौथा देखते हैं बच्चों माध्यम का प्रभाव, और एन डैश इज इक्वल टू एन वी प्लस माइनस वी ओ प्लस माइनस वी मीडियम अपॉन वी प्लस माइनस वी एस प्लस माइनस वी मीडियम। ये बच्चों जब अपन माध्यम का प्रभाव लेंगे तो ये होगा। अब केवल इतना सा ध्यान देना है आपको, ध्यान देना बच्चों, यदि माध्यम स्रोत से श्रोता की ओर गति करे, यदि माध्यम स्रोत से श्रोता की ओर गति करे, जैसे मान लो एक कार हॉर्न बजा रही है और अपन उससे कुछ दूरी पर स्थित हैं और वायु जो है उस कार से अपनी ओर आ रही है, वायु का जो प्रवाह है वो कार से अपनी ओर आ रहा है, तो क्या होगा बच्चों इस केस में, यदि माध्यम स्रोत से श्रोता की ओर गति करे तो ध्वनि के वेग v के स्थान पर v प्लस v मीडियम लिया जाएगा, ऊपर और नीचे दोनों ही जगह। यदि माध्यम स्रोत से श्रोता की ओर गति करता तो ऊपर भी v के स्थान पर v प्लस वी एम लिखेंगे और नीचे भी v प्लस वी एम लिखेंगे। और यदि विपरीत दिशा में गति करे तो v माइनस वी एम लिया जाएगा। क्लियर है बच्चों। अब थोड़ा सा एक स्पेशल केस ध्यान देते हैं अपन। सपोज करो यदि स्रोत तथा श्रोता दोनों गतिशील हों, स्रोत तथा श्रोता दोनों स्थिर हों एवं केवल माध्यम गति करे, यदि स्रोत तथा श्रोता दोनों स्थिर हों एवं केवल माध्यम गति करे तो क्या होगा बच्चों, कुल मिला के VO बराबर VS बराबर 0 हो गया। तो आप क्या कहेंगे, एन डैश इज इक्वल टू बनेगा N V प्लस माइनस वी एम अपॉन V प्लस माइनस वी एम।
यही बनेगा। अब ध्यान देने वाली बात है बच्चों, आपको पता है कि माध्यम अगर स्रोत से श्रोता की ओर गति करेगा तो ऊपर भी v प्लस वी एम लेंगे तो नीचे भी v प्लस वी एम लेंगे और आपस में कैंसिल हो जाएगा, और विपरीत दिशा में गति करेगा तो v माइनस वी एम और v माइनस वी एम कैंसिल हो जाएगा। तो कुल मिला के निश्चित रूप से यह राशि कैंसिल होनी है और n डैश बराबर n होगा। तो ये भी अपन ने शुरू में ही डिस्कशन किया था कि किन किन स्थितियों में डॉपलर प्रभाव प्रेक्षित होगा। तो उसमें एक पॉइंट अपन ने यह भी लिखा था कि जब स्रोत तथा श्रोता दोनों स्थिर हों और केवल माध्यम गति करे तो भी डॉपलर प्रभाव प्रेक्षित नहीं होगा, तो भी डॉपलर प्रभाव प्रेक्षित नहीं होगा। अब बच्चों ध्यान देने वाली बात यह है कि जब माध्यम स्रोत से श्रोता की ओर गति करे तो ध्वनि का वेग बढ़ जाएगा, तो ध्वनि का वेग बढ़ जाएगा और साथ ही ध्वनि की तरंग दैर्घ्य भी बढ़ेगी, लेकिन आवृत्ति अनचेंज रहेगी। इसी प्रकार से अगर माध्यम श्रोता से स्रोत की ओर गति करे तो ध्वनि का जो वेग होगा वो घट जाएगा, और ध्वनि का वेग घट जाएगा तो तरंग दैर्घ्य भी घट जाएगी, लेकिन आवृत्ति अनचेंज रहेगी। कुल मिला के ये हुआ कि जब स्रोत तथा श्रोता दोनों स्थिर हों और केवल माध्यम गति करे तो कोई डॉपलर प्रभाव प्रेक्षित नहीं होगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद ई केस लेते हैं अपन, वो लेते हैं बच्चों अपन परावर्तित ध्वनि के कारण डॉपलर प्रभाव। परावर्तित ध्वनि के कारण डॉपलर प्रभाव, परावर्तित ध्वनि के कारण डॉपलर प्रभाव। अब बच्चों किस टाइप का क्वेश्चन बनेगा, इसमें से बार बार क्वेश्चन बनता है, थोड़ा सा ढंग से समझ लेना। जैसे सपोज करो कि मेरे पास ये एक कार है, ये कार है और ये कार जो है वो vs वेग से गति कर रही है और इसमें ये ड्राइवर है, और सपोज करो कि ये जो कार है वो n आवृत्ति का हॉर्न बजाते हुए ये एक पहाड़ी या दीवार की ओर गति करती है। क्या है अपने पास, ये पहाड़ी है या ऊंची दीवार है, इसकी ओर गति करती है। तो बच्चों सबसे पहले क्या होगा कि ये जो पहाड़ी है वो एक ऑब्जर्वर का काम करेगा, और कौन सा केस बन गया आपके पास कि जो ध्वनि स्रोत है वो स्थिर श्रोता की ओर गति कर रहा है। तो यहां पर इस पहाड़ी पर जो आवृत्ति सुनाई देगी एन डैश, वो बनेगी एन वी अपॉन वी माइनस वी एस। क्यों? क्योंकि आपको पता है स्रोत गतिशील है और श्रोता स्थिर है, तो वीओ तो जीरो हो जाएगा, स्रोत का इफेक्ट नीचे आएगा, दूरी घटेगी इसलिए आवृत्ति बढ़ेगी। अब बच्चों ये आवृत्ति, जिस आवृत्ति की तरंग इस दीवार से टकराएगी, परावर्तित तरंग की आवृत्ति वही होगी, ये एन डैश आवृत्ति की ध्वनि यहां से टकराएगी। ठीक है, और परावर्तित होकर अब ये जो दीवार है एक तरह से किसका काम करेगी, स्रोत का काम करेगी, और मैं ये मान सकता हूं कि ये दीवार जो है वो एन डैश आवृत्ति का ध्वनि संकेत उत्पन्न करती है, और ये जो श्रोता है, इस कार में बैठा जो श्रोता है वो इस ध्वनि को सुनेगा। ठीक है, अब क्या केस बन गया बच्चों कि श्रोता इस स्थिर स्रोत की ओर गति कर रहा है, तो इसको आवृत्ति सुनाई देगी एन डबल डैश इज इक्वल टू एन डैश वी प्लस वी ओ बाई वी, क्योंकि दूरी घट रही है तो आवृत्ति बढ़ेगी। अब बच्चों एन डैश की वैल्यू अगर मैं पुट करता हूं तो क्या बनेगा, ये मेरे पास एन डबल डैश इज इक्वल टू बनेगा एन डैश वी प्लस वी ओ बाई वी, और एन डैश की वैल्यू यहां से पुट करूंगा तो ये बनेगा एन वी बटे वी माइनस वी एस इंटू वी प्लस वी ओ बाई वी, ये और ये कैंसिल, और ये बनेगा एन वी प्लस वी ओ अपॉन वी माइनस वी एस। ये बच्चों अपने पास आभासी आवृत्ति आ जाएगी। परावर्तित ध्वनि यानी इस श्रोता कार में बैठे ड्राइवर द्वारा सुनी गई परावर्तित ध्वनि की आवृत्ति कितनी होगी, ये अपन को पता चल गया। अब ध्यान दो बच्चों, इसका भी एक कॉन्सेप्ट समझना। अब याद कैसे करना है इसको, डायरेक्ट
अगर ये कार इस पहाड़ी की ओर गति करती हुई हॉर्न बजाती है तो आपको यह ध्यान रखना है कि दोनों के कारण ही आवृत्ति को बढ़ाना है, अर्थात ऊपर प्लस और नीचे माइनस करना। लेकिन ध्यान देना बच्चों, अगर ये कार इस पहाड़ी से दूर जाते हुए, इधर जाते हुए अगर हॉर्न बजाती है तो फिर आभासी आवृत्ति में क्या करना है, दोनों के कारण ही घटाना है, v माइनस वी ओ बटे v प्लस वी एस करना है। क्या करना है आपको, एन डबल डैश इज इक्वल टू दोनों के कारण घटाना है v माइनस वी ओ अपॉन v प्लस वी एस। बस एक ही कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, अगर कार इस पहाड़ी की ओर गति करते हुए हॉर्न बजाती है तो दोनों के कारण ही बढ़ाना है, और यदि दूर जाते हुए हॉर्न बजाती है तो दोनों के कारण ही घटाना है। क्लियर है बच्चों? अब देखो, जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको, ध्यान से समझना। एक चीज और है बच्चों, क्योंकि ये जो श्रोता है वो इस कार के अंदर ही बैठा है, तो इस केस में हमेशा VO और VS जो होंगे आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। VO तथा VS आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। एक कार 20 मीटर पर सेकंड वेग से एक पहाड़ी की ओर गति करते हुए एक कार 20 मीटर पर सेकंड वेग से एक पहाड़ी की ओर गति करते हुए 20 मीटर पर सेकंड वेग से एक पहाड़ी की ओर गति करते हुए 124 हर्ट्ज आवृत्ति का हॉर्न बजाती है। एक कार 20 मीटर पर सेकंड वेग से एक पहाड़ी की ओर गति करते हुए 124 हर्ट्ज आवृत्ति का एक हॉर्न बजाती है, तो कार के ड्राइवर द्वारा सुनाई देने वाली परावर्तित ध्वनि की आवृत्ति ज्ञात करो। एक कार 20 मीटर पर सेकंड वेग से एक पहाड़ी की ओर गति करते हुए 124 हर्ट्ज आवृत्ति का हॉर्न बजाती है, तो कार के ड्राइवर द्वारा सुनाई देने वाली परावर्तित ध्वनि की आवृत्ति ज्ञात करो। तो क्या कहेंगे बच्चों अपन, एन डबल डैश इज इक्वल टू, जब पहाड़ी की ओर गति करते हुए हॉर्न बजाती तो दोनों के कारण बढ़ाना है, तो ये करना v प्लस वी ओ अपॉन v माइनस वी एस। ये आ जाएगा बच्चों 124, ये बनेगा 330 प्लस 20 बटे 330 माइनस 20, और ये बनेगा 124 इंटू 350 बटे 310, काटोगे 4 बार चला जाएगा 35, 140 हर्ट्ज आ जाएगी। कितनी आवृत्ति आ जाएगी बच्चों, 140 हर्ट्ज आ जाएगी। ठीक है, आवृत्ति जो बनेगी वो कितनी आ जाएगी, 140 हर्ट्ज। नेक्स्ट केस देखो बच्चों, F, यदि स्रोत तथा श्रोता एक रेखा के अनुदिश
यदि स्रोत तथा श्रोता एक रेखा के अनुदिश गतिशील नहीं हो तो क्या होगा? यदि स्रोत तथा श्रोता, और ऐसे क्वेश्चन बच्चों बनेंगे रेलवे क्रॉसिंग से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। जैसे सपोज करो कि ये अपने पास एक ट्रेन है जो इधर गति कर रही है, ध्यान देना बच्चों, ये ट्रेन इधर गति कर रही है और ये इसके लंबवत रेखा पर, सपोज करो इस समय कभी ए बिंदु पर है, ये बी बिंदु है और ये सी है। ये बच्चों एक रोड है, जैसे ये रेलवे पटरी है और उसके लंबवत ये एक रोड जा रही है और ये श्रोता जो है वो यहां पर है। फिलहाल मैं ये मान के चलता हूं कि जो श्रोता है वो क्या है बच्चों? स्थिर है, और ये जो ट्रेन है वो वीएस वेग से गति कर रही है और एन आवृत्ति की ध्वनि संकेत उत्पन्न करती है। यदि इस समय इन दोनों को मिलाने वाली रेखा जो है बच्चों और इस वीएस के बीच में कोण थीटा है, तो इसका इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश घटक लूंगा तो बच्चों वीएस कोस थीटा आएगा। जब ये ट्रेन ए से बी की ओर गति कर रही है तो निश्चित रूप से इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी? घटेगी, और दूरी घटेगी तो आवृत्ति बढ़ेगी। और इस केस में बच्चों क्या लेंगे? एन डैश ए बराबर बनेगा एन वी बटे वी माइनस वी एस कोस थीटा। यानी जो ध्वनि स्रोत है उसका दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश आपको घटक लेना पड़ेगा, और दूरी घट रही है इसलिए आवृत्ति क्या होगी बच्चों? बढ़ेगी। अब जब बच्चों ये बी बिंदु पर पहुंच जाए, ट्रेन अगर बी बिंदु पर पहुंच जाए तो एन डैश बी जो बनेगा वो बनेगा एन वी बटे वी माइनस वी एस कोस 90 डिग्री कहूंगा, और कोस 90 की वैल्यू 0, वी से वी कट गया बच्चों, और एन डैश बी बराबर क्या होगा? एन होगा। और इस केस में बच्चों कोई डोपलर प्रभाव प्रेक्षित नहीं होगा। तो बच्चों मैंने फिर यह पॉइंट भी लिखाया था कि जब स्रोत तथा श्रोता ठीक एक दूसरे के लंबवत गति करें तो कोई डोपलर प्रभाव प्रेक्षित नहीं होगा। जब स्रोत तथा श्रोता दोनों ठीक एक दूसरे के लंबवत गति करें तो डोपलर प्रभाव प्रेक्षित नहीं होगा। इसी प्रकार बच्चों एन डैश सी अगर मैं लिखूं तो ये क्या होगा? दूरी बढ़ेगी और ये बनेगा एन वी बटे वी प्लस वी एस कॉस थीटा। क्लियर है? इसके बाद बच्चों अपन जी केस लेते हैं नेक्स्ट। यदि स्रोत आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर नियत कोणीय वेग ओमेगा से गति करे तो क्या होगा? यदि स्रोत नियत कोणीय वेग ओमेगा से आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर गति करे तथा श्रोता बाहर स्थित हो। यदि स्रोत नियत कोणीय वेग ओमेगा से आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर गति करे तथा श्रोता क्या हो? बाहर स्थित हो, तो क्या होगा बच्चों? ध्यान दें, सपोज करो कि ये जो स्रोत है वो ओमेगा कोणीय वेग से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गति कर रहा है। तो आपको पता है, सपोज करो ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, ये सी है और ये डी है, तो यहां पर इसका वेग इधर होगा, यहां पर वेग इधर होगा, यहां पर वेग इधर होगा और यहां पर वेग इधर होगा। और सपोज करो कि बच्चों ये ऑब्जर्वर जो है वो यहां पर स्थित है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ए और सी बिंदु पर कोई डोपलर प्रभाव प्रेक्षित नहीं होगा, क्योंकि स्रोत जो है वो ठीक श्रोता के लंबवत गति कर रहा है। स्रोत जो है वो ठीक श्रोता के लंबवत गति कर रहा है, इसलिए एन डैश ए बराबर एन डैश सी बराबर तो वास्तविक आवृत्ति एन के बराबर ही होगा। अब ध्यान दे बच्चों, बी बिंदु पर ये जो स्रोत है वो इस श्रोता से दूर जा रहा है, इसलिए एन डैश बी बराबर एन डैश मिनिमम होगा। बी बिंदु पर
न्यूनतम आवृत्ति सुनाई देगी और कितनी हो जाएगी, एन वी बटे वी प्लस ओमेगा इंटू आर। स्रोत का जो वेग होगा बच्चों कितना हो जाएगा, वी ओमेगा आर, तो ये हो जाएगा एन डैश बी जो होगी वो न्यूनतम आभासी आवृत्ति सुनाई देगी बी पर, और कितनी होगी, एन वी बटे वी प्लस ओमेगा इंटू आर। इसी टाइप से बच्चों एन डैश डी, डी बिंदु पर जो आवृत्ति होगी वो मैक्सिमम सुनाई देगी, क्योंकि स्रोत स्थिर श्रोता की ओर गति कर रहा है, और ये बनेगा बच्चों एन डैश मैक्सिमम, और ये बनेगी एन वी अपॉन वी माइनस ओमेगा इंटू आर। कई बार बच्चे क्या करते हैं, ध्यान देना, इस क्वेश्चन के गड़बड़ होने का जो चांस है बच्चों, क्या करते हैं बच्चे, ये सोचते हैं कि ए बिंदु पर न्यूनतम दूरी पर है और सी बिंदु पर अधिकतम दूरी पर है, इसलिए यहां पे जब दूरी न्यूनतम है तो आवृत्ति अधिकतम हो जाएगी। लेकिन बच्चों पहले बता चुका हूं, वास्तव में डॉपलर प्रभाव दूरी पर निर्भर ही नहीं करता है। अगर स्रोत गति करता हुआ स्थिर श्रोता की ओर आ रहा है तो आवृत्ति बढ़ेगी, और दूर जा रहा है तो घटेगी, और लंबवत दिशा में जब गति कर रहा है तो आवृत्ति क्या रहेगी बच्चों, अनचेंज रहेगी। इसका अर्थात ए तथा सी बिंदुओं पर तो डॉपलर प्रभाव प्रेक्षित ही नहीं होगा। अब इसका स्पेशल केस देखो बच्चों, ध्यान से समझने वाली बात है। इसी में स्पेशल केस, यदि श्रोता वृत्ताकार पथ के केंद्र पर स्थित हो, यदि श्रोता वृत्ताकार पथ के केंद्र पर स्थित हो, यदि श्रोता वृत्ताकार पथ के केंद्र पर स्थित हो, तो इस केस में बच्चों स्रोत और श्रोता को मिलाने वाली रेखा हमेशा एक दूसरे के लंबवत रहेगी, इसलिए एन डैश बराबर एन, अर्थात कोई डॉपलर प्रभाव प्रेक्षित नहीं होगा। यदि श्रोता इस वृत्ताकार पथ के केंद्र पर स्थित हो तो कोई डॉपलर प्रभाव प्रेक्षित नहीं होगा, क्योंकि आपको पता, जैसे ऑब्जर्वर यहां पर है तो ये वेग इस पर खींची गई स्पर्शरेखा के अनुदिश होगा, अगर यहां पर भी है तो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के क्या आएगा, लंबवत गति करेगा। स्रोत हमेशा श्रोता को मिलाने वाली रेखा के क्या करेगा, लंबवत गति करेगा, और डॉपलर प्रभाव प्रेक्षित नहीं होगा। तो ये बच्चों अपन ने ध्वनि के डॉपलर प्रभाव के कुछ केसेस देखे। अब अपन देखते हैं प्रकाश का डॉपलर प्रभाव। ध्यान दे बच्चों, प्रकाश का डॉपलर प्रभाव। एक तो बच्चों ध्यान देने वाली बात है, मैंने आपको बताया था कि ध्वनि का डॉपलर प्रभाव असम्मित होता है, क्योंकि यह स्रोत तथा श्रोता के मध्य सापेक्ष गति के साथ साथ इस बात पर भी निर्भर करता है कि स्रोत गतिशील है अथवा श्रोता, ठीक है। परंतु प्रकाश का डॉपलर प्रभाव कैसा होता है बच्चों, सम्मित होता है। प्रकाश का डॉपलर प्रभाव जो होता है यह, यानी आप ये कहेंगे कि प्रकाश का डॉपलर प्रभाव सम्मित होता है। प्रकाश का डॉपलर प्रभाव सममित होता है, अर्थात यह केवल स्रोत तथा प्रेक्षक के मध्य सापेक्ष गति पर निर्भर करता है, इस बात पर नहीं कि
स्रोत गतिशील है अथवा श्रोता। ठीक है, एक तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रकाश का डॉपलर प्रभाव जो होता है वो कैसा होता है बच्चों, सममित होता है। सेकंड पॉइंट, प्रकाश के डॉपलर प्रभाव में सामान्य आपेक्षिकता के सिद्धांतों का पालन नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। प्रकाश के डॉपलर प्रभाव में सामान्य आपेक्षिकता के सिद्धांतों का पालन नहीं होता है। प्रकाश के डॉपलर प्रभाव में सामान्य आपेक्षिकता के सिद्धांतों का पालन नहीं होता है, अर्थात मैं ये कहूं कि C प्लस वीओ, C माइनस वीओ, C प्लस वी एस, C माइनस वी एस, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये सारे के सारे किसके बराबर होंगे, C के बराबर ही होंगे, क्योंकि प्रकाश के वेग को अनंत माना जाता है, क्योंकि अत्यधिक है, स्रोत और श्रोता की तुलना में अत्यधिक है, इसलिए प्रकाश के वेग में ये वेग जुड़ेंगे या घटेंगे नहीं। अब क्या कहेंगे बच्चों, प्रकाश के डॉपलर प्रभाव के लिए, प्रकाश के डॉपलर प्रभाव में आइंस्टीन के विशिष्ट आपेक्षिकता के सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। प्रकाश के डॉपलर प्रभाव में आइंस्टीन के विशिष्ट आपेक्षिकता के सिद्धांत का उपयोग किया जाता है, और इसके अनुसार न्यू डैश इक्वल टू बनेगा न्यू इंटू रूट 1 माइनस वी बाई सी अपॉन 1 प्लस वी बाई सी। इसको सोल्व करेंगे बच्चों, ध्यान दो, न्यू इंटू 1 माइनस वी बाई सी के पावर हाफ इंटू 1 प्लस और 1 माइनस, 1 प्लस वी बाई सी के पावर हाफ और 1 माइनस वी बाई सी के पावर माइनस हाफ, ये बनेगा। और बच्चों ध्यान दें, न्यू इंटू द्विपद प्रमेय से खोलेंगे तो ये घात गुणा में आ जाएगी और वी बाई टू सी बनेगा, इंटू 1 प्लस माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा, वी बाई टू सी बनेगा। इसको बच्चों मैं कह सकता हूँ न्यू इंटू 1 प्लस वी बाई टू सी का होल स्क्वायर, और ये बनेगा न्यू इंटू घात गुणा में आ जाएगी और ये 1 प्लस वी बाई सी बनेगा, और ये बनेगा बच्चों न्यू प्लस न्यू वी बाई सी। अब न्यू डैश माइनस न्यू आवृत्ति में परिवर्तन बच्चों बनेगा न्यू वी बाई सी के बराबर, और ये बनेगा डेल्टा न्यू आवृत्ति में परिवर्तन बनेगा बच्चों न्यू वी बाई सी। इसी टाइप से बच्चों आप तरंग धैर्य में परिवर्तन लेंगे, डेल्टा लैम्डा इजिकल टू बनेगा लैम्डा वी बाई सी। तरंग आवृत्ति में परिवर्तन और तरंग धैर्य में परिवर्तन जो है वो इस सूत्र से ज्ञात किया जाएगा। बच्चों आगे एक बात ध्यान देना, यदि तरंग धैर्य में वृद्धि होती है तो उसे बच्चों रेड शिफ्ट बोलते हैं, डेल्टा लैम्डा को क्या बोलते हैं, रेड शिफ्ट बोलते हैं। और यदि तरंग धैर्य में कमी होती है तो डेल्टा लैम्डा को क्या बोलेंगे बच्चों, ब्लू शिफ्ट बोलेंगे। तो ये ध्यान देना, यदि तरंग धैर्य में वृद्धि होती है तो डेल्टा लैम्डा को रेड शिफ्ट कहते हैं, तथा
तरंग दैर्ध्य में कमी होने पर डेल्टा लैम्डा को ब्लू शिफ्ट कहते हैं। क्या कहेंगे बच्चों? डेल्टा लैम्डा को रेड शिफ्ट कहते हैं और तरंग दैर्ध्य में कमी होने पर डेल्टा लैम्डा को ब्लू शिफ्ट कहा जाता है। अब बच्चों ध्यान देना, अगर मैं कहता हूं कि दूरी अगर घटे तो आपको पता है दूरी अगर कम होगी तो आवृत्ति बढ़ेगी, तो न्यू डैश बराबर क्या बनेगी बच्चों? न्यू प्लस डेल्टा न्यू बनेगी। और जब दूरी घटेगी तो तरंग दैर्ध्य घटेगी। इसमें तरंग दैर्ध्य का सीधा संबंध होता है और आवृत्ति का उल्टा संबंध होता है। तो आपको पता है बच्चों लैम्डा डैश जो बनेगी वो क्या बनेगी? लैम्डा माइनस डेल्टा लैम्डा बनेगी। इसी प्रकार से अगर दूरी का मान बढ़ता है तो आवृत्ति घटेगी और न्यू डैश इक्वल टू बनेगा न्यू माइनस डेल्टा न्यू और लैम्डा डैश बराबर बनेगा लैम्डा प्लस डेल्टा लैम्डा। ये बच्चों थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। अब इस पर बेस्ड किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे वो अपन फिर डिस्कशन कर रहे हैं। ध्यान दो बच्चों एक बार, एक तारा 3000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है। एक तारा 3000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है। पृथ्वी पर स्थित प्रेक्षक को तरंग दैर्ध्य 3500 एंगस्ट्रॉम प्राप्त होती है तो तारा किस वेग से पृथ्वी की ओर या दूर जा रहा है? अब बच्चों इसका सॉल्यूशन देंगे, बिल्कुल ध्यान से, ध्यान देने वाली बात है। निश्चित है कि बच्चों तरंग दैर्ध्य में वृद्धि हो रही है और तरंग दैर्ध्य में वृद्धि कब होगी? जब दूरी बढ़ेगी तो तरंग दैर्ध्य बढ़ती है और दूरी घटेगी तो तरंग दैर्ध्य घटती है। क्योंकि तरंग दैर्ध्य में वृद्धि हो रही है, तरंग दैर्ध्य में क्या हो रही है बच्चों? वृद्धि हो रही है, अतः तारा निश्चित है कि पृथ्वी से दूर जा रहा है। और डेल्टा लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? 3500 माइनस 3000 बराबर 500 एंगस्ट्रॉम। और आपको पता है डेल्टा लैम्डा बराबर क्या बनेगा? लैम्डा वी बाई सी। तो ये बनेगा 500 इक्वल टू 3000 इंटू वी बटे 3 इंटू 10 के घात 8। ठीक है बच्चों। अब या 3000 इंटू वी बराबर 500 इंटू 3 इंटू 10 के घात 8। अब बच्चों कितना बनेगा? देखो 2 जीरो से ये 3 जीरो से ये कैंसिल होके 10 के घात 7 बन जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और v की वैल्यू आएगी 5 इंटू 10 के घात 7 मीटर पर सेकेंड। और तारा क्या हो रहा है बच्चों? पृथ्वी से दूर जा रहा है। तारा जो है वो पृथ्वी से क्या हो रहा है? दूर जा रहा है। आपको यह भी कह सकता है एक तारा
एक तारा, सेम क्वेश्चन बता रहा हूं, एक तारा 3000 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है। पृथ्वी पर स्थित प्रेक्षक के लिए रेड शिफ्ट 500 एंगस्ट्रॉम हो तो तारे का वेग ज्ञात करो। अब बच्चों रेड शिफ्ट दिया जा रहा है, इसका मतलब इतनी तरंगदैर्घ्य में वृद्धि हो रही है, और तरंगदैर्घ्य में वृद्धि हो रही है तो तारा क्या होगा, निश्चित रूप से दूर जाएगा। और सेम क्वेश्चन बन गया, डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा वी बाई सी, और इसकी जगह वही 500 और ये कहेंगे 3000 वी बाई सी, 3 इंटू 10 के घात 8, और बच्चों सोल्व करेंगे तो वही आ जाएगा 5 इंटू 10 के घात 7 मीटर पर सेकेंड, और निश्चित रूप से क्या होगा, दूर जा रहा है। अब बच्चों ध्यान देने वाली बात है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक होता है अपने पास सोनार स्टेशन, एक है बच्चों रेडार स्टेशन। आपको पता है कि सोनार का जो उपयोग है वो पनडुब्बी का वेग ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। क्या करते हैं इसकी सहायता से, पनडुब्बी का वेग ज्ञात करते हैं, और इसकी सहायता से क्या करते हैं बच्चों, वायुयान का वेग ज्ञात करते हैं। अब इस सोनार में बच्चों अपन क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड वेव का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, पराध्वनिक तरंगों का उपयोग किया जाता है, अल्ट्रासाउंड वेव्स का उपयोग किया जाता है। इसलिए अब इसमें क्या होता है, सोनार स्टेशन से क्या होता है, तरंगे उत्सर्जित करके अंदर किसमें, समुद्र में, यानी पनडुब्बी जो समुद्र में गति कर रही है तो उसकी ओर तरंगे छोड़ी जाती हैं, वो उस पनडुब्बी से परावर्तित होकर वापस आती हैं। तो एक बार तो जाते समय डॉपलर प्रभाव होता है, एक बार वापस आते समय डॉपलर प्रभाव होता है। तो इसमें बच्चों आवृत्ति में परिवर्तन जो डेल्टा एन होगा वो बनेगा 2nv अपॉन कैपिटल वी। क्यों, क्योंकि बच्चों इसमें ध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। और राडार में क्या करते हैं बच्चों, रेडियो तरंगों का, रेडियो वेव डिटेक्शन एंड रैंगिंग है, इसमें बच्चों रेडियो या सूक्ष्म तरंगों का अपन उपयोग करते हैं। इसलिए आवृत्ति में परिवर्तन डेल्टा न्यू जो होगा वो बनेगा 2νv/c, यानी इसमें 2 का फैक्टर आ जाएगा। और 2 का फैक्टर आने का कारण आपके समझ में आ रहा है, क्योंकि एक बार तो जाते समय डॉपलर प्रभाव होगा और एक बार परावर्तित होकर वापस आते समय डॉपलर प्रभाव होगा। 2 बार डॉपलर प्रभाव होने के कारण इसमें क्या होता है बच्चों, 2 का फैक्टर काम में आ जाता है। तो बच्चों आपके ये वेव थ्योरी कंप्लीट होती है, और नेक्स्ट चैप्टर अपन स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो लेक्चर में।